एग्जाम टाइम की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम कम समय में सॉलिड तैयारी कैसे करें और इस कम समय में, अल्प समय में हम अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आप सिलेबस अभी तक पढ़ते आए हैं उसे ध्यान से सिर्फ एक बार पढ़ना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नए की आप फिराक में बिल्कुल ना रहिए। नया आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पहले पढ़ा है उसी का सिर्फ रिवीजन करिए। और आज हम रिवीजन की इस पहली कड़ी में आपको ये बताने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जो 10 प्रश्न आने वाले हैं विज्ञान में, उनको ध्यान से सिखाते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए। आप ये मन में बिल्कुल ना रखें कि हम एक झलक में सब कुछ सीख जाएंगे। एक झलक सबसे अलग, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान से सिर्फ ये समझना है कि अगर हम कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास अब एक्सपेरिमेंट करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, आप प्रयोगात्मक बिल्कुल ना करें। इसलिए मैं आपको जो सलाह दे रहा हूं आप उसका पालन करें। शुरुआत से लेकर के एंड तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला काम सिर्फ समझने का, पहला ध्यान सिर्फ समझने में दीजिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाता है तो इन नोट्स को आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसके नोट्स आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बिकॉज लिखना सबसे जरूरी है आपको, क्योंकि एग्जाम में बोल करके तो बताना है नहीं, आपको लिख करके बताना है। इसलिए इसको पहले समझिए। पहले प्रायोरिटी आपको देना है समझने की, उसके बाद आपको लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला प्रश्न है आपका, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। आपको समझना क्या है, मैंने इस प्रश्न में 2 प्रश्नों को समाहित किया है, आपको ध्यान से समझना है। यानी कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसमें आपको आनुवंशिकता की परिभाषा देनी है, उसके बारे में आप जो जानते हैं आपको वो लिखना है। तो क्या है जरा समझते हैं। सबसे पहले है आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी। अब देखिए दोस्तों, ये होते क्या है, वे लक्षण, याद रखिएगा आनुवंशिकता क्या होती है, लक्षण होते हैं। तो वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। इतना पहले ध्यान समझिए दोस्तों कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो लक्षण हमारे माता पिता से बिल्कुल मैच करते हैं, कहीं ना कहीं वो मैच जरूर करेंगे, ठीक है। और ये माता पिता में वो लक्षण उनके माता पिता से आए हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि हर व्यक्ति में उसके माता पिता यानी या उसके पूर्वजों के कुछ ना कुछ लक्षण डेफिनेटली पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है, तो वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है पहले एक पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी, इस तरीके से, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो इस टाइप के जो लक्षण होते हैं उन्हें हम लोग आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों के वंशागत होने को आनुवंशिकता कहते हैं। फिर से समझते हैं इन्हीं लक्षणों के, अब दोस्तों ये लक्षण तो मालूम हो गया, अब इन लक्षणों के वंशागत होने को, वंशागत का क्या मतलब हो गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरे से तीसरी पीढ़ी में, ये जो चलते रहने की प्रक्रिया, पहुंचते रहने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को वंशागत का मतलब हो गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। वंशागत का क्या मतलब हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो इन लक्षणों के वंशागत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाने वाले जो लक्षण होते हैं, इसके होने को, वंशागत होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में हम समझते क्या है, आनुवंशिकता हमने जान लिया। अगला पॉइंट है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों, ठीक है ना, आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने की विधियों तथा आनुवंशिक लक्षणों की उपस्थिति एवं विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। मैंने पहले इस भाषा को पढ़ लिया, आप जरा समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसको पढ़ने के लिए साइंस को अलग किया गया है। क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। क्लासिफिकेशन में ये बताया जाता है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज को कैसे समझेंगे कि हम आसानी से केवल उसी के बारे में जानकारी कर सकें। एग्जाम्पल से मानते हैं, मान लीजिए आप अपनी क्लास में या आप अपनी रूम में अपनी अलमारी में कोई सामान रखे हैं
और आपको पता है कि सपोज करते हैं, मान लीजिए ये आपकी कोई अलमारी हो गई है, इस अलमारी में कई रोज बने हुए, मान लीजिए कुछ लाइन बनी हुई है। अब आपको पता है यहाँ पे आपने अपने कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इस अलमारी में आपने अपने कपड़े रख दिए हैं, यहाँ पे आपने स्कूल की कॉपियां रख दी हैं, इस साइड में आपने किताबें रख दी हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने कोचिंग या ट्यूशन की कॉपियां रख दी हैं, और हो सकता है आपने अपना पर्सनल जो खेल खिलौने या अन्य सामान इन दोनों में रखा हुआ है। अब अगर आपका क्लासिफिकेशन इस तरीके का है कि हर चीज के लिए अलग आपने ब्लॉक बना रखे हैं, यहाँ पे अलग ब्लॉक, इनके अलग ब्लॉक, तब आप आसानी से किसी भी चीज को उठा सकते हैं ना। आपसे बोला जाएगा कि चलिए साइंस की किताब लेकर के आइए, आप साइंस की किताब के लिए क्या करेंगे, तुरंत जाएंगे और आंख बंद करके भी अगर जाते हैं तो आप आसानी से, आपको पता है कि हमने बुक्स का जो है इधर बनाया हुआ है, तो आपने स्कूल की बुक्स से यहाँ से साइंस की बुक पिकअप कर ली, क्योंकि आपको पता है इसमें सिर्फ बुक्स और बुक्स हैं। और कॉपियों के बारे में बात करें, नोटबुक्स की, तो नोटबुक्स आपको पता है यहाँ पे हमने नोटबुक्स रखी, तो आप नोटबुक्स यहाँ से उठा लेंगे। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। और वर्गीकरण इसीलिए जरूरी होता है ताकि उनके हम समान लक्षण मिले, उस लक्षण के आधार पर उसको हम पर्टिकुलर किसी जगह पे रख दें, आसानी, हमें बाद में चुनने में भी आसानी होगी, सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो यही प्रक्रिया होती है। विज्ञान में क्या किया जाता है कि अलग अलग विज्ञान को, भाई देखा गया कि मान लीजिए जीन्स के बारे में बात करें, यानी आनुवंशिकता की, तो आनुवंशिकता के लिए एक अलग साइंस ही बता दी गई कि इसके लिए आपको इस साइंस में पढ़नी है। अब कोई माता पिता के लक्षण हैं, उनमें किस तरह की बीमारियों की अध्ययन किया जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं दोस्तों जो माता पिता से उनकी संतानों में आ जाती हैं, तो उनके बारे में स्टडी करने के लिए अब हम एक साथ अगर इन सबको मिंगल कर दें, मिला दें एक साथ, तो परेशानी बहुत हो जाएगी हमें, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा केवल इनको छांटने में कि कहाँ पे क्या है। इसलिए विज्ञान भी अगर हम एक ही विज्ञान में सभी चीज़ को समझने लगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि आनुवंशिकता के बारे में कैसे जाने। समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए आनुवंशिकता के लिए एक अलग साइंस ही बता दी गई कि भाई तुम आनुवंशिकता का काम तुम अलग ही करो, तुम्हारा काम अलग, इसमें केवल जो लक्षण होंगे उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, ठीक है ना, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों के माता पिता, आनुवांशिक लक्षणों के, यानी कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वे क्या होंगे, माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंचते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की ही बात करेंगे, आनुवांशिक लक्षण ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो आप क्या करेंगे कि माता पिता से संतानों में जो ये जाने वाले हैं, माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले हैं, तो इनके पहुंचने की जो विधियां हैं, किस विधि से पहुंचने वाला है, तो आनुवांशिकता में हम आनुवांशिकी में इसी विधि का अध्ययन करेंगे। लक्षणों की उपस्थिति, भाई आनुवांशिक लक्षण कैसे, किस प्रकार के आनुवांशिक लक्षण उसमें उपस्थित हैं, बच्चों में, उनके माता पिता में उनकी उपस्थिति है कि नहीं, कितने प्रतिशत है, इस सब की जो जानकारी करेंगे वो भी हम आनुवांशिकी में करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन। अब उनमें आनुवांशिक लक्षण पहुंचेंगे तो ये बात तो है कि कंफर्म ऐसा है नहीं कि 100% पूरे भाई पहुंच जाए। जैसे कि मान लीजिए हम आपको कोई चीज समझा रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम जितना समझा रहे हैं हर एक शब्द, हर एक बात, हर एक वाक्य आपकी समझ में आ जाए? समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ही रेयरली ही होता है ऐसा कि जितना मैं समझा रहा हूं उतना आपको पर्टिकुलर पूरा समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ अल्पांश भाग तो समझ में आता ही है ना कि हाँ सर आपने हमें इतना समझा है, इसमें से हमें 50%, हमें 70%, हमें 80% समझ में आ गया। बट 100% की गारंटी कोई नहीं देता, क्योंकि 100% वैसे भी नहीं आता। सेम काम यहाँ पे भी होता है कि कुछ ना कुछ विभिन्नताएं भी होंगी। माता पिता से जो लक्षण बच्चों में आएंगे उनमें कहीं ना कहीं डाइवर्सिटीज होंगी, विभिन्नताएं होंगी, चेंजमेंट होंगे। तो उनके कारण, अब चेंजमेंट हुआ, क्या कारण था कि ये बदलाव आ गया? समझ में आ रही है ना बात कि क्या कारण हुआ कि माता पिता गोरे हैं, बेटा काला हो गया, ठीक है, या माता पिता काले हैं, बेटा गोरा हो गया या बेटी गोरी हो गई। तो अब इनके पीछे का लॉजिक अलग है। तो इन्हीं के विभिन्नताएं जो आगे, इनके कारण क्या हैं, उन कारणों का हम अध्ययन जहां पे करेंगे उसे आनुवंशिकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आनुवंशिकी। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने की विधियों का, आनुवंशिक लक्षणों की उपस्थिति का एवं विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं।
ये बात समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल, इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, आनुवंशिकी का जनक अगर आपसे प्रश्न में एक शब्दों में आ जाता है बहुविकल्पी में कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। शॉर्टकट में इनके नाम को केवल मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही इसकी पूरी डिटेल में स्टडी करके बताया था, कई तरीके लिए, कई एग्जाम्पल, वो सभी हम आपको आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों मेंडल ने इस संदर्भ में तीन नियम प्रतिपादित किए। इस संदर्भ में का मतलब क्या हो गया? आनुवंशिकी के लिए, आनुवंशिकता के लिए मेंडल ने 3 नियम बताए। अब वो क्या नियम थे अभी हम आपको आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। 3 नियम जो बताए वो क्या क्या थे? पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, इट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंग्लिश में आप याद रखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम इन्होंने बताया पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इट मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन्होंने दूसरा नियम पृथक्करण का नियम बता दिया। तीसरा नियम बताया स्वतंत्र अपयूहन का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये था स्वतंत्र अपयूहन का नियम। मेंडल का पहला नियम होता है दोस्तों प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में यानी कि प्रभाविता के नियम में आखिर मेंडल हमें क्या बताना चाहते हैं और वो क्या समझाना चाहते हैं, चलिए समझते हैं इसके बारे में। मेंडल ने अपने नियम को ये बताया था कि जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो प्रथम पुत्री पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। मेंडल ने ये बता दिया। अब जरा इसकी थोड़ा सा भाषा अभी नहीं समझ में आ रही है, चलिए हम उसको समझाते हैं। तुलनात्मक लक्षणों का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जरा पहले ये समझते हैं। तुलनात्मक लक्षणों का मतलब हो गया कि हम उन लक्षणों को लेंगे जिनके बीच में हम तुलना कर सकते हैं। जैसे एक मान लेते हैं कोई गोरा व्यक्ति और काला व्यक्ति है, तो इसमें तुलनात्मक तुलना किया जा सकता है ना कि वो गोरा है और वो काला है, एक अमेरिकन है और एक अफ्रीकन है, दोनों में तुलना हो सकती है। क्यों? क्योंकि हाँ वो बहुत ज्यादा गोरा है और वो काला कलूटा है, तुलना हो गई। समझ आ गई बात? जैसे कि अब हम इनकी बात करें, मार्कर मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं मेरा क्या तुलना आप नहीं कर सकते कि मैंने कितने रंग के मार्कर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एक लाल हो गया, नीला हो गया और काला हो गया। मेरे हाथों में कौन कौन से हैं? लाल और काले। इसका मतलब यहाँ पे तुलना की जा सकती है ना दोस्तों, तो तुलनात्मक लक्षण ऐसे हो गए। अभी मैं आपको इसकी टेबल भी आगे बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड में आप देखिएगा इनकी पूरी टेबल मैं आपको देने वाला हूँ। यानी कि मेंडल ने जो 7 अलग अलग लक्षण लिए थे वो लक्षण क्या थे, आपको वीडियो के एंड में एक सारणी मिलेगी। या अच्छा अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे एक आपको सारणी मिल रही है, लास्ट में थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये सारणी है, इस सारणी में आपको क्या बताया गया है कि ये लक्षण इस तरीके के 7 अलग अलग लक्षणों का इस्तेमाल हुआ है। तो तुलनात्मक लक्षणों को जब ध्यान में रखकर, यानी कि जब दोस्तों हम इन लक्षणों को ध्यान में रखते हैं, इन लक्षणों को जब ध्यान में रख करके हम संकरण कराते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये संकरण क्या होता है? संकरण का मतलब होता है कि जब लक्षण अलग अलग हो गए तो अलग अलग लक्षणों वाले हम एक नर और एक मादा के बीच में निषेचन कराएंगे। जरा समझते हैं, मान लीजिए एक नर और मादा अलग अलग, यानी दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। ये क्या समझ सकते हैं, एक यानी कि एक काला आदमी हो गया है, उसके लक्षण अलग हो गए, और जो महिला है वो गोरी है। काले इंसान, काला आदमी और गोरी महिला के बीच में जब निषेचन कराया जाएगा तो उनसे जो प्राप्त संतान होगी, समझना एक काला आदमी हो गया और एक उसकी एक वाइफ जो है वो गोरी हो गई। अब इनके बाद जो इनकी संतान होगी वो संतान क्या कहलाएगी, उस संतान को हम संकर बोलेंगे, और ये जो प्रक्रिया होगी पूरी इसको हम लोग संकरण बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब हम विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच में निषेचन कराते हैं, ठीक है, तब जो उनसे उत्पन्न संतान होती है उसे हम संकर बोलेंगे, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे संकरण कहते हैं। मैंने परिभाषा बोल दी है, अब आप लिख सकते हैं। तो संकरण कराया जाता है, जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो प्रथम पुत्री पीढ़ी, तो यानी उनमें से जो पहली संतान का जन्म होगा,
पहले संतान में क्या होगा, उसमें जो प्रभावी लक्षण होंगे वो सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। उनके जो प्रभावी लक्षण होंगे वो जो दूसरे लक्षण होंगे उसको दिखाई नहीं देने देंगे। अब इसको जरा समझ जाते हैं कि प्रभावी लक्षण और सुप्त लक्षण क्या होते हैं। तो प्रभावी लक्षण को समझने के लिए व्याख्या मैंने दी है, जीवों के लक्षणों को विपरीत लक्षणों के जोड़ों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो जीव होते हैं उनमें जो भी लक्षण पाए जाएंगे उनको हम जोड़े के हिसाब से बांट सकते हैं कि एक लंबा एक बौना, हाइट में ऊंचा एक हाइट में कम, एक लक्षण इसका ये हो गया। रंग के आधार पर जैसे एक गोरा एक काला, तो एक ये हो गया। यानी इस तरीके के आप समझ सकते हैं कि नहीं कि जीवों के लक्षणों को विपरीत लक्षणों के जोड़ों में बांटा जा सकता है। ये बात समझिएगा। अब क्या होता है, प्रत्येक जोड़े के दोनों लक्षणों के एक साथ होने पर, जब प्रत्येक जोड़े के दोनों लक्षण एक साथ रख दिए जाएं, यानी किसी पौधे का लंबापन किसी पौधे का बौनापन, इन दोनों को एक साथ जब रख दिया जाता है तो उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देने लगता है। प्रभावी का मतलब दिखाई देना, तो उनमें केवल एक ही लक्षण जो होगा वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है, और जिसे प्रभावी लक्षण कहेंगे। यानी कि जो लक्षण इंसान में या जीव में दिखाई दे जाए उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण दिखाई ना दे उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण या सुप्त लक्षण बोलेंगे, क्योंकि वो सोया हुआ रहेगा। समझ में आ गई ना बात, कि प्रत्येक जोड़े के दोनों लक्षणों के एक साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जो होगा वो दिखाई देगा, तो उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहेंगे, और दूसरा लक्षण जो दिखाई नहीं देगा उसे अप्रभावी लक्षण या सुप्त लक्षण कहेंगे। तो मेंडल ने क्या बता दिया, मेंडल ने ये कहा कि जब हम इन तुलनात्मक लक्षणों जिनके बीच तुलना कर रहे हैं, इन लक्षणों को ध्यान में रखकर अगर हम संकरण कराते हैं तो जो संतति का जन्म होता है, जो संतान का जन्म होता है, F1 पीढ़ी का जन्म होता है, F1 मतलब हो गया पहली संतान का जन्म होगा, तो उसमें जो प्रभावी लक्षण होगा, दिखाई देने वाला लक्षण होगा, वो सुप्त लक्षण को प्रदर्शित होने ही नहीं देगा। कहने का मतलब इसमें मेन इंपॉर्टेंस किसकी है, प्रभावी लक्षण की। जो दिखाई देगा वो प्रभाविता का नियम, दिखाई नहीं देगा वो अप्रभावी माना जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मेंडल ने यही बता दिया कि जब संकरण कराएंगे तो एक लक्षण पक्का दिखाई देगा, तो जो पक्का दिखाई देगा वही प्रभावी लक्षण कहलाएगा, ठीक है। और इस पूरे नियम को इन्होंने क्या दे दिया, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोस्तों अब हम लोग प्रभाविता के नियम की व्याख्या को समझते हैं चित्र के माध्यम से। क्या होता है कि जब हम शुद्ध लाजनक यानी कैपिटल R और R को ले लेते हैं, समझिएगा, और इनके बीच संकरण जो हमने X रखाया है, इसका मतलब क्रॉस हो गया, हम इसका संकरण शुद्ध सफेद जनक यानी स्मॉल r से, याद रखना कि ये जो स्मॉल r और r है ये शुद्ध सफेद जनक यानी कि जो पेरेंट होंगे उनके, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये शुद्ध सफेद हैं और जो कैपिटल वाले वो लाल हैं, समझ गए। अब यानी कि जब इनका शुद्ध लाल जनकों का हम संकरण शुद्ध सफेद जनक से कराते हैं, अलग विपरीत लक्षण हो गए कि नहीं, इसके लक्षण लाल है उसके लक्षण सफेद है। अब प्रभाविता का नियम हम समझेंगे कैसे कि कौन सा प्रभावी होगा। तो देखिए दोस्तों, कैपिटल R वालों में से दो युग्मक जो बन निकल के आते हैं, युग्मक वो कैपिटल R और कैपिटल R ही होगा, और इसके युग्मक स्मॉल r और स्मॉल r होंगे। समझ में आ गई बात। अब इन युग्मकों में जब हम संकरण कराते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अभी तो इनके युग्मक को बताया गया, अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जब इनके और इनके बीच में संकरण कराएंगे तो संकरण का मतलब क्या होगा कि जैसे देखिए अगर हम इस R और इस R के बीच में संकरण कराएं तो हमें क्या मिलेगा, संकरण। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रक्रिया होती है संकरण की, ये जो हम इनके बीच में करवाने जा रहे हैं संकरण। अभी मैंने आपको संकरण की परिभाषा बताई, वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए, आपने समझा है। तो जब कैपिटल R और स्मॉल r तुलनात्मक लक्षण हो गए और विपरीत लक्षण हो गए, समझ गए, तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर विपरीत लक्षण हो गए अलग अलग, ये लाल लक्षण ये सफेद लक्षण, तो जब इनके बीच में संकरण कराएंगे तो जो F1 पीढ़ी बन के आएगी दोस्तों, ये क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, F1 पीढ़ी। ये जो बन के आएगी क्या हो जाएगी, F1 पीढ़ी, ये हो जाएगी। तो इनके जो संतति आई यानी इनकी जो संतान का जन्म हुआ वो कैपिटल R और स्मॉल r हो गया। सेम हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए इधर वाले कैपिटल R और इधर वाले स्मॉल r के बीच में हम ये संकरण करा देते हैं। इनके बीच में भी जब संकरण होगा तो इनके बीच के संकरण में जो संतति का जन्म होगा वो भी कैपिटल R और स्मॉल r होगा, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है, F1 पीढ़ी ही कहलाएंगी, क्योंकि अभी हम एक साथ ही करवा रहे हैं ना इसका, तो ये भी अभी हमारी F1 पीढ़ी में ही गिनी जाएगी। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो जब हम अलग अलग युग्मकों का देखिए इसमें क्या करवा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं, तो F1 पीढ़ी में कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r ये बन करके आ गया। अब इतना बनने के बाद
यानी हमें दो लक्षण अलग से फिर मिल गए। अब इसकी दूसरी पीढ़ी में क्या लक्षण दिखाई देंगे, अब इसमें भी देखो अब इनके लक्षण कैसे होंगे जरा वो समझते हैं। कैपिटल आर वाला लाल है और स्मॉल आर वाला सफेद, ठीक है। अब जब हम इसको समझेंगे, इसको किस तरीके से जानें कि इसको समझे, तो हम इधर आपको दोस्तों इसको मिटा करके समझाने की कोशिश करते हैं। इधर जरा देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले, इसका डिटेल में दूसरी जो F2 पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अब यहाँ के बाद जब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बन करके आ गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब हम इनके युग्मक को बनाएंगे तो इनके युग्मक क्या बन के आ जाएंगे, एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। इसका भी सेम ऐसे ही बनेगा, एक बनेगा कैपिटल आर और दूसरा बनेगा स्मॉल आर। आपको ध्यान से समझना, ये हो गया चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 1, और ये बन जाएगा चित्र संख्या 2। इसका पूरा विस्तार आपको दोनों चित्रों में मिल जाएगा। ये लक्षण इसके अलग अलग ये मिल गए आपको। अब इनके बीच में हमें संकरण फिर से कराना है। पहले संकरण कराया तो F1 पीढ़ी हमें मिली, अब संकरण कराएंगे F2 पीढ़ी के लिए। और जब F2 पीढ़ी मिलेगी यानी दूसरी पीढ़ी जब मिलेगी तो उसके लिए क्या समझ में आएगा, F2 पीढ़ी में जैसे हम इनके बीच संकरण कैसे कराएंगे दोस्तों, देखिएगा जब हम इनके, ध्यान से समझते हैं, इसके और इसके बीच संकरण कराते हैं यानी ये वाला और इसके बीच में, तो हमें संकरण करके क्या मिलेगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सिर्फ समझना है दोस्तों, ठीक है ना। मैं यहाँ पे चिन्ह बना के समझा रहा हूँ। देखिए जब हम इस वाले आर और इस वाले आर के बीच में कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इनका संकरण कराने के बाद ये मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले कैपिटल आर का संकरण हम इस वाले स्मॉल आर से कराते हैं। देखिएगा इस वाले कैपिटल आर का संकरण हम इससे करते हैं। इट मीन्स कहने का कि पहले हमने इसका संकरण कराया, फिर हमने इसका और इसका संकरण करा दिया इनके साथ। बात समझ आ रही? तो जब इसका और इसका संकरण कराएंगे तो हमें लक्षण मिलेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर मिल गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब बात करते हैं, जब इससे का काम हो गया खत्म, अब हम इसकी बात करेंगे, इनका यानी स्मॉल आर का संकरण हम कैपिटल आर से कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर को हमने पहले रख दिया, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो स्मॉल आर कैपिटल आर, लेकिन प्रभावी लक्षण क्या होता है, जो दिखाई देता है, इसलिए हमें कैपिटल आर को पहले रखना होगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ से मिल गया। अब इसी स्मॉल आर का संकरण हम स्मॉल आर से कराएंगे तो ये बन के आ जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो इसमें देखिए दोस्तों 4 लक्षण हमें प्रदर्शित हो गए, 4 लक्षण ये हो गए। अब इन 4 लक्षणों में ये आपका कहलाएगा, इस संकरण को हम बोलेंगे यानी F2 पीढ़ी ये हो जाएगी आपकी। F2 पीढ़ी जब बन करके आ गई तो F2 पीढ़ी में क्या होता है कि वही लक्षण प्रभावित होंगे जो क्या करेंगे, जो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण क्या होंगे, दिखाई देगी, दूसरे को प्रदर्शित नहीं होने देगा। यहाँ पे कैपिटल आर वाला, यहाँ पे यहाँ पे, यानी जो कैपिटल वाला होगा वो प्रभावी रंग हो जाएगा। तो यानी कैपिटल का रंग कैसा था, लाल था, तो यानी ये वाला भी लाल रंग को प्रदर्शित करेगा, ये इसमें भी लाल रंग प्रदर्शित हो जाएगा और इसमें भी लाल रंग प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल आर में, इसमें प्रभावी लक्षण नहीं, यानी सुप्त लक्षण को भी तो होना जरूरी है। देखिए दोनों लक्षण पाए जाएंगे, दोनों लक्षण के पाए जाने के बावजूद दिखाई वही लक्षण देगा जो प्रभावी होगा। तो यहाँ पे ये सुप्त लक्षण होगा, यानी इसका रंग सफेद हो जाएगा। तो ये हो जाता है इसका विस्तार। तो इन्होंने यही कह दिया कि जब हम इनका संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को नहीं होने देता। पहली पीढ़ी है दूसरी पीढ़ी, आप ये समझ लो सीरियल से चलता रहता है, ठीक है। यानी पहली संस्कृति में ये समझ लो पहली पीढ़ी के लिए ही आपको बताया गया, इनके बीच में हम दोबारा हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, संकरण को हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, अलग अलग लक्षण मिल जाते हैं। यानी कि जो प्रभावी लक्षण होता है लाल लाल लाल, ये फूल जो बाली से बन के आएगा, सपोज करते हैं हमने 2 फूलों के बीच में संकरण कराया, लक्षण यही लिए, तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि लाल रंग का फूल होने की संभावना ज्यादा होगी और सफेद रंग उसमें दिखाई ही नहीं देगा। मेंडल का दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम। इसे हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी कि अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण का नियम, और अगर हम इसे बोले लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स तो इसको बोलेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब दोस्तों ये होते क्या है, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, चलिए ये समझते हैं। तो इसका नियम ये कहता है, मेंडल ने जो अपने दूसरे नियम में यानी पृथक्करण के नियम में बताया, उन्होंने ये कहा कि युग्मक निर्माण के समय
जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस समय क्या हुआ, जोड़े के जीन्स पृथक हो जाते हैं। यानी जब कोई युग्मक बनना होता है तो जो जोड़े में जीन्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और युग्मक में प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है। यानी कि अगर जोड़े में होते हैं 2 जीन तो पर्टिकुलर कोई भी युग्मक होगा तो वो उसमें एक प्रकार का ही जीन पहुंचेगा, यानी दूसरा जीन उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक ही जीन होता है, यानी हर एक युग्मक में पर्टिकुलर कोई एक ही प्रकार का जीन पाया जाएगा। ठीक है, और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण के नियम में मेंडल ने ये बता दिया। अब चलिए हम लोग इसका स्पष्टीकरण कैसे समझे, कैसे मान लें कि ये बात साबित होती है। तो स्पष्टीकरण क्या हुआ, अपनी इसी भाषा को किस तरीके समझाते हैं। प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण, जरा समझते हैं दोस्तों कि कोई भी लक्षण होते हैं, जब हम ये समझते हैं इसमें, तो जब भी युग्मक लिए जाते हैं तो प्रत्येक युग्म के क्या होते हैं, अलग अलग लक्षण लिए जाएंगे। क्योंकि पहले ही हम लोगों ने सीख लिया ना प्रभाविता के नियम में कि हमेशा विपरीत लक्षणों के बीच में ही संकरण कराएंगे। तो प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण क्या करते हैं, युग्मकों के बनते समय जब विपरीत लक्षण होंगे और जब युग्मक बनेंगे तो युग्मकों के बनते समय क्या होंगे, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। पृथक होकर अलग अलग, पृथक मतलब दोनों क्या होंगे, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। पहले इस सेंटेंस को समझते हैं कि प्रत्येक युग्म के जो 2 विपरीत लक्षण होते हैं, 2 विपरीत लक्षण वाले होते हैं वो, तो अलग अलग लक्षण जो होंगे दोस्तों ध्यान से समझते हैं, अलग अलग लक्षण क्या करेंगे, युग्मकों के बनते समय जब युग्मक बन रहे होंगे उस समय जो अलग अलग लक्षण होंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे। मान लीजिए कि कोई ये बनना है, सपोज करते हैं इनमें से एक लक्षण ये, एक लक्षण ये, और बनते समय में कोई युग्मक है वो बन रहा है युग्मक, तो पर्टिकुलर अलग अलग लक्षण जाएंगे। ठीक है, एक लक्षण इसमें या अलग अलग लक्षण भी होंगे, एक लक्षण इसमें, मान लीजिए इसका एक लक्षण अलग अलग, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से अलग होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक में 2 विपरीत कारकों में, अब जब अलग अलग चले गए तो बचा क्या कि जो विपरीत कारक बचे उन विपरीत कारकों में केवल एक ही कारक होगा। पर्टिकुलर कोई भी अगर युग्मक की बात करेंगे उसमें एक ही फैक्टर पाया जाएगा, एक ही कारक पाया जाएगा। युग्मनज में से ये कारक, युग्मनज क्या होगा, जो युग्मक के बनने के बाद आया है, यानी कि जो संतति उत्पन्न हुई है युग्मनज वो होता है। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब ये क्या होता है कि जब इनमें से कोई पहले कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच में जब निषेचन हो जाता है तो एक नई कोशिका जो बन के आती है वो होता है युग्मनज। तो युग्मनज में से ये कारक क्या होते हैं, पुनः साथ साथ आ जाते हैं। जो नया संतति उत्पन्न हुई, इनके और इनके संयोजन से जो नई संतति इनके मिलने से जो एक नई संतति उत्पन्न, नई कोशिका, ये युग्मनज कहलाई। तो इनमें से पुनः साथ साथ आ जाते हैं, ये जो कारक होंगे दोनों एक साथ पुनः आ जाएंगे, लेकिन ये समाप्त नहीं होते, आ जरूर जाएंगे बट कंप्लीटली हम ये सोचे कि खत्म हो जाए, पूरी तरह खत्म नहीं होंगे और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। भाई अपना वजूद तो बनाए रखेंगे। तो इसमें हम क्या रिसर्च करते हैं, इसमें स्पष्टता क्या ला देते हैं कि F1 पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी होती है साथ साथ रहने पर भी गुणों के जीन्स में मिश्रण नहीं होता, यानी कि ये स्पष्ट रहते हैं, अलग रहेंगे एक में लेकिन मिश्र नहीं होते, मिलेंगे नहीं एक साथ। F1 पीढ़ी में यानी पृथक्करण का नियम, शुद्धता का नियम यही कहता है कि F1 पीढ़ी में जो प्रथम संतति पीढ़ी होगी उसमें साथ साथ रहने पर भी अलग अलग युग्मक या अलग अलग गुण एक साथ रहेंगे, लेकिन गुणों में के जीन्स में परिवर्तन नहीं होता, इसमें मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि गुण के जो जीन्स हैं वो आपस में मिल जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से हम अब समझते हैं। मेंडल के दूसरे नियम में यानी कि पृथक्करण के नियम को जब हम समझ रहे हैं अब, तो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल दोस्तों ये जो है एक संकर क्रॉस का भी एग्जाम्पल है। अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि मेंडल ने एक संकर क्रॉस कैसे किया था इसके बारे में बताइए, तो आपको यही क्वेश्चन करना है, या पृथक्करण के नियम का की जब व्याख्या करनी हो तो भी आपको ये करना है। चलिए समझते हैं। तो एक संकर क्रॉस में हम लोग करते क्या है, हम मटर के लंबे पौधे को लेते हैं और मटर के बौने पौधे को लेते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं, यानी मटर के लंबे पौधे के लिए जो युग्मक होते हैं उनको कैपिटल टी से प्रदर्शित कर दिया, और बौने पौधे के लिए हमने स्मॉल
टी और स्मॉल टी ले लिया, लंबे पौधे के लिए कैपिटल कैपिटल और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी, ये हो गए। ये जो दोनों हमने लिया ये क्या हो गए, युग्मक हो गए, युग्मक, ठीक है। और अब इनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है, संकरण करवाना है। तो जब इनके बीच हमें क्रॉस करवाना होगा तो हम इनको जनक पीढ़ी बोलेंगे, यानी कि पेरेंट जनरेशन। क्या बोलेंगे, पेरेंट जनरेशन। इसको पी से प्रस्तुत कर देते हैं, पेरेंट जनरेशन ये हो गई पी। अब इनके बीच में जब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, संकर करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन के आ जाता है। तो ऐसे कई, आपने पहला नियम प्रभाविता के नियम में डिटेल में देखा, इनके बीच में किस तरह 4 नियम बन के आ जाते थे। तो उनमें हम केवल कैपिटल जो प्रभावी होंगे, क्योंकि प्रभावी लक्षण, प्रभाविता का नियम में आपने क्या पढ़ा कि जो प्रभावी लक्षण होंगे वही दिखाई देंगे, बाकी इग्नोरेबल रहेंगे। तो ये जो प्रभावी लक्षण हो गए, प्रभावी दिखने में कैपिटल टी स्मॉल टी ये दिखेगा, और एक लास्ट वाला। तो इसमें क्या होगा, नहीं कि सभी लंबे पौधे जो हमें बन करके मिले हम वो ले लेते हैं, सभी लंबे पौधे मिले, ठीक है। तो इसे हम लोग F1 पीढ़ी बोलेंगे। इनके बाद जब यानी इस पूरी प्रक्रिया में जो बन करके आता है वो प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे मिल जाते हैं, सभी लंबे पौधे, ठीक है। अब क्या होता है, यही प्रभावी होता है, 3 स्टेप में होता है ना, 3 और 1 के अनुपात में। अब क्या करते हैं, इनके बीच में स्वपरागण करा देते हैं। क्या कराते हैं, इनके और इनके बीच में स्वपरागण, यानी कि आपस में ही परागण कराएंगे। तो स्वपरागण में क्या होता है, देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलकर के कैपिटल टी बना लेंगे। इसको देखिए, इसको और इसको, उसी तरीके से ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी मिलकर के ये बना लेंगे, ठीक है। अब स्मॉल टी की बात करें, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी मिलकर के फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बना लेंगे, और स्मॉल मिलकर के स्मॉल टी बना लेंगे। अब जब इनके बीच में परागण हो गया दोस्तों, इनके बीच फिर से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो जो कैपिटल का मिला, कैपिटल टी ये शुद्ध लंबे होंगे। ये तो पक्का होगा कि ये पक्के लंबे, यानी कि सबसे लंबे पौधे हो जाएंगे। और जो छोटे छोटे मिल गए वो शुद्ध बौना हो गया। एक पौधा अगर मान लेते हैं, एक पौधा इधर देखिए, एक पौधा इतना बड़ा है, ठीक है, तो एक पौधा बौना रहेगा इतना बड़ा, एक पौधा इतना बड़ा तो एक पौधा इतना बड़ा, ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है, ठीक है। लेकिन ये जो मिश्रित वाले हैं, ये जो 2 बचे, मिश्रित का मतलब हो गया कि लगभग में मान ले रहे हैं। अब भाई इसके मुकाबले की अगर बात करें, इसकी तुलना में, तो ये दोनों तो फिर भी लंबे माने जाएंगे ना, तो इसलिए ये लगभग मिश्रित में सभी लंबों की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये तो पूरा सब शुद्ध लंबा हो जाएगा, सभी लंबे हो जाएंगे इस कैटेगरी के, और इस कैटेगरी के सभी बौने पौधे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी जो जनरेशन यहाँ की आ गई थी इतने की, इसको हम लोग द्वितीय पीढ़ी बोलेंगे, F2। इनमें अनुपात क्या रहेगा, लंबे और बौनों के बीच। आप देख लीजिए, लगभग हमने बताया ये तीनों लगभग लंबों की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, तो लगभग 3 हुए ना, एक तो कैपिटल टी वाला ये हो गया, स्मॉल टी जो मिश्रित लंबे, यानी कि लगभग में, तो वो थोड़ा ही अंतराल रखेंगे, बाकी इतना, तो कितने हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए ये वाला पौधा बन गया और इसके लिए ये वाला पौधा बन गया, तो लगभग में कितने हो गए, 3, और ये बेचारा अकेले, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 3:1। याद रखना कि जो F2 पीढ़ी रहेगी, द्वितीय पीढ़ी, उस द्वितीय पीढ़ी में लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच का अनुपात 3:1 होगा। जबकि कारक क्या होंगे, इनमें मिश्र नहीं होने वाले, सबके कारक आएंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी कि जो इनके लक्षण होंगे, कुछ लक्षण आएंगे लेकिन मिक्सर नहीं होंगे, एक दूसरे से मिश्रित नहीं होंगे। अब बात करने वाले हैं मेंडल के तीसरे महत्वपूर्ण नियम की। मेंडल का तीसरा नियम होता है दोस्तों स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र अपयूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या समझाता है और इसकी व्याख्या क्या है, अभी आपको समझाते हैं। ये नियम हमको ये बताता है दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों, तुलनात्मक लक्षण अभी मैंने बताया आपको कि जिनके बीच तुलना कराई जा सके, कि जब 2 हो या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षण हो, अगर हमारे पास लक्षणों वाले जीनों के जोड़े, जीन्स हो गए जो अलग अलग लक्षण वाले, अब उनके जीन्स के जो जोड़े हैं, उन जोड़ों के जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होकर, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं। भाई मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं रहती कि वो पहले वाले पे डिपेंड रहेगा या दूसरा पहले वाले पे, कोई निर्भरता नहीं रहती, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी कोई भी जो होता है लक्षण वो एक से दूसरे में जा सकता है। तो वही बोला है कि जब 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षण वाले जीनों के जोड़ों के जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, निषेचन के समय, और ये जब हो गया फिर निषेचन के समय क्या होता है, युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित हो रहते हैं। अनियमित मतलब कोई भी तरीके से संयोजित हो सकते हैं और इसके फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं।
अब जरा इसी भाषा को, मेन परिभाषा तो ये हो गई, यहाँ से इसके लिए नियम जो होता है इतना हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या क्या होती है वो समझते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम की व्याख्या दोस्तों हम लोग द्विसंकर क्रॉस से करते हैं, यानी कि डबल हाइब्रिडाइजेशन से। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, पृथक्करण का नियम, जिसे हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते थे, उसका हमने एक्सप्लेनेशन, उसका स्पष्टीकरण हमने किया, लेकिन उसको हमने किया एक संकर क्रॉस से, सिंगल हाइब्रिडाइजेशन से। अब यहाँ पे इसकी जो स्पष्टीकरण होगा, इसकी व्याख्या कैसे होगी, डबल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि द्विसंकर क्रॉस से। चलिए समझते हैं। द्विसंकर क्रॉस में युग्मक बनते समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों का विसंयोजन, विसंयोजन मतलब अलग अलग हो जाना, यानी जब द्विसंकर क्रॉस होगा तो जब उसमें युग्मक बनेगा तो उस समय उस युग्मकों के बनते समय क्या होता है, प्रत्येक लक्षण क्या होगा, दोनों कारकों का विसंयोजन। प्रत्येक लक्षण के जो दो कारक होंगे, अलग अलग विपर्यासी कारक लिया था ना, अलग अलग लक्षणों वाले, तो दोनों कारकों का विसंयोजन हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएंगे। दूसरे लक्षण के कारकों के विसंयोजन से प्रभावित नहीं होता, यानी कि अगर मान लो पहला लक्षण था, पहले लक्षण का विसंयोजन हो गया, पहला लक्षण टूट के अलग हुआ, तो दूसरा लक्षण अलग होगा, उस पर निर्भरता नहीं रहेगी, भाई वो अलग हो वो अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अतः प्रत्येक लक्षण एक स्वतंत्र कारक बनाता है, हर लक्षण का अपना कारक, ठीक है ना, हर लक्षण क्या करेगा, अपना पर्टिकुलर कोई ना कोई कारक वो बनाएगा, और युग्मक निर्माण के समय मुक्त रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण के साथ संयोग कर सकता है, ये बात समझिए। और वो क्या करेगा, जब अलग कारक बना लेगा तो जब युग्मक का निर्माण करना होगा तो युग्मक के निर्माण के समय दिमाग लगाएगा ये मुक्त रूप से, यानी कि किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, कोई निर्भरता नहीं है, स्वतंत्र रूप से आराम से वो क्या करेगा, अलग हो जाएगा, और जनकों के किसी भी लक्षण के साथ, जनक के जो पेरेंट होंगे उनका कोई भी लक्षण वो उनके साथ संयोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तब इसके पास जब स्वतंत्रता है, आजादी है, इसीलिए मेंडल ने इसको स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम बोल दिया कि भाई जब इस कारक से कोई लेने देने, ये अपने आप को आजाद रहना चाहता, खुला परिंदा है, आजाद परिंदा है, तो ठीक है करने दो इसकी मनमानी, तो इसे हम लोग बोल देते हैं स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। मेंडल के जो आनुवांशिकता का तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, इसका जो स्पष्टीकरण है, इसकी व्याख्या जो है हम लोग जिस आधार पे करते हैं वो होता है द्विसंकरण। क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस। तो आज हम लोग इसमें द्विसंकर क्रॉस के बारे में समझते हैं। ये पूरा जो चित्र बना हुआ है ये द्विसंकर क्रॉस के बारे में ही है, तो ध्यान से सीखते हैं द्विसंकर क्रॉस कहता क्या है, आपको सिर्फ समझना है। अब इसका यहाँ पे करना क्या दोस्तों, अगर हम गोल पीला बीज ले लेते हैं, गोल होना चाहिए और पीले रंग का बीज लेते हैं, ये जिनके लक्षण कैपिटल आर कैपिटल वाई हैं, और झुर्रीदार हरे रंग का बीज लेते हैं, ये अप्रभावी लक्षण में आएगा। जो अप्रभावी लक्षण होंगे वो हम स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, जो प्रभावी लक्षण होंगे वो कैपिटल से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो झुर्रीदार हरे बीज के लिए स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई। अब जरा समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। जो दोस्तों कैपिटल वाले आर हैं, कैपिटल का आर क्या बताएगा, गोल रंग को बताएगा। क्या बताएगा समझिएगा, कैपिटल आर, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, जो कैपिटल आर होगा वो गोल को बताएगा, ठीक है, और जो कैपिटल वाई है वो बताएगा पीले रंग को, ठीक है, कि जो हमने बीज लिया है वो किस रंग का है, पीले रंग का है। और इधर झुर्रीदार हरे बीज के लिए क्या करेंगे, जो स्मॉल आर से लिखा हुआ है, स्मॉल आर ये प्रदर्शित करेगा कि जो भी पौधा, जो भी बीज होगा वो झुर्रीदार होगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ सिलवटें पड़ी होंगी। और जो स्मॉल वाई है वो क्या बताएगा, हरे रंग को, कि ये हरे रंग का बीज है। तो इन शब्दावली को, इनको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। इनको जब आप समझ जाएंगे कि कैपिटल आर गोल को बताता है राउंड के लिए, वाई येलो यानी कि पीले के लिए, और उसी में स्मॉल वाले जो होते हैं स्मॉल आर झुर्रीदार को बताएगा, क्योंकि गोल का विपरीत लक्षण होगा झुर्रीदार और पीले का विपरीत लक्षण होगा हरा, तो स्मॉल वाई हरे को बताएगा। ये शब्दावली ध्यान से समझ लीजिए। अब जब हम इनके बीच में डबल हाइब्रिडाइजेशन वाला क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है, जरा देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दो टुकड़ों में टूट गया, ठीक है, ये बीज दो टुकड़ों में टूट रहा है, यानी कि एक गोल पीला बीज ये हो गया। इसके लिए झुर्रीदार हरा ये बीज हो गए। अब जब इनके बीच में हम संकरण करवाते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हमें मिलता है ये फर्स्ट जनरेशन में,
F1 जनरेशन में हमें ये मिला। अब जरा दिमाग लगाइए, आपको बताया था कि प्रभावी लक्षण क्या होता है, जो दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता। तो इनमें प्रभावी लक्षण कौन सा हो जाएगा, कैपिटल आर वाला, यानी कि जो पहली संतति में जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल आर प्रभावी हो जाएगा। कैपिटल आर क्या होता है, गोल, यानी ये वाला बीज गोल हो जाएगा। और इसमें वाई वाले में यानी रंगों की अगर बात करें तो कैपिटल वाई ही प्रभावी होगा, और कैपिटल वाई किसका होता है, पीला, यानी इस केस में गोल और पीले रंग के बीज मिलेंगे। समझ में आ गई बात। पहली पीढ़ी में जो हमें बीज मिलने वाले हैं वो कैसे होंगे, गोल और पीले रंग के, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी इस रंग के हमें बीज मिल गए, ये प्रभावी लक्षण को बताता है, प्रभाविता के नियम यहाँ से सत्यापित हो जाता है। तो ये अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसके बाद जब हम डबल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यहाँ पे पूरी सारणी डबल हाइब्रिडाइजेशन की है, तो क्या देखते हैं, इनमें से हम नर युग्मक ये ले रहे हैं, नर युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर इस कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये होगा नर युग्मक। और जब मादा युग्मक को लेंगे तो मादा युग्मक नीचे से और हमने लिया है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा मादा युग्मक लिया कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा हमने लिया स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब हम इनके बीच यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में हम संकरण कराते हैं, डबल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो हमें लक्षण क्या मिलते हैं, कैपिटल आर मिलकर आर आर बना, कैपिटल वाई मिलकर वाई वाई बन गया। अब इसका रंग कैसा होगा, कैपिटल आर, आर का मतलब पता है प्रभावी लक्षण, तो गोल हो जाएगा ये, यानी पौधा गोल। अच्छा यहाँ पे मैंने जी पी ये जो लिखा है इसका जरा इसके लिए शब्दावली देख लीजिए। कैपिटल जी मतलब हो गया गोल, यानी जहां पे जी लिखा है समझ लेना वो गोल हो जाएंगे, और पी मतलब पीले रंग के होंगे, एच मतलब हरे रंग के होंगे, और जे मतलब झुर्रीदार। तो जहां पे ये शब्दावली है आप समझ जाइएगा। तो अब वो भी इनमें प्रभावी लक्षण ही होंगे, प्रभावी लक्षणों की को वरीयता दी गई है। तो यानी कि कैपिटल वाई कैसे हो जाएंगे, गोल और पीले। उसी तरीके से इसके साथ संकलन कराएंगे, यानी कैपिटल और स्मॉल वाई नर युग्मक लिया, और कैपिटल आर कैपिटल वाई का मादा युग्मक लिया, तो इसमें से जो लक्षण मिलेंगे आर आर वाई वाई, कैपिटल आर आर दोनों कैपिटल, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो इसके लक्षण हो जाएंगे गोल और पीला। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं दोस्तों कि जब नर युग्मक मादा युग्मक के बीच में हम इनके बीच में इसका जब अगर हम इस सारणी की बात करेंगे तो इसके हम क्या करेंगे, इसका संकरण इससे कराएंगे, तो जो लक्षण मिलेंगे प्रभावी लक्षणों को हमें ध्यान से समझ लेना है कि गोल और पीले, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं तीसरे केस में क्या होगा, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलके कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई मिलके कैपिटल वाई वाई, इस केस में गोल और पीले रंग के बीज मिलेंगे। अगले केस में क्या होता है, मादा युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, लेकिन जो नर युग्मक होगा वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, लेकिन प्रभावी लक्षण क्या होंगे, जब आपस में संकरित होंगे संकरण करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये हो गया। इनमें क्या होगा, इनका रंग कैसा होगा, ये गोल और पीले, क्योंकि प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। सेम यहाँ पे करते हैं, कैपिटल आर मिलके आर आर कैपिटल के, और कैपिटल वाई आपको ये देखना है वाई कैसा भी हो, चाहे वो नर का हो या मादा का, जो कैपिटल होगा वो ही वही प्रभावी बनेगा। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी गोल पीला। आप याद रखिएगा जहां पे जो बड़ा रंग होगा वही प्रभाविता दिखाएगा, ठीक है, और जहां पे स्मॉल होगा वो, तो इस केस में क्या होगा, गोल और हरे रंग के बनने वाले हैं, क्योंकि स्मॉल वाई आ गया, तो यहाँ पे तो गोल और पीला बना, जो बीज बना, जो संकरित होकर के संतति उत्पन्न हुई वो गोल और पीले रंग की आई। लेकिन इस केस में क्या हो गया कि गोल और हरा, इस केस में क्या हो गया, गोल और पीला, गोल और हरा, गोल मतलब जो बीज होंगे गोल होंगे। इस केस में क्या होता है कि गोल और पीला, गोल पीला बीज कैसा होगा, गोल और पीले रंग पीला बीज होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे स्मॉल आर और इस केस में स्मॉल आर, तो स्मॉल आर और स्मॉल आर मिलके बन जाएंगे स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल वाई, तो दोनों कैपिटल में आ जाएंगे। लेकिन स्मॉल आर किस चीज को बताता है, स्मॉल आर झुर्रीदार को बता रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा झुर्रीदार बीज, और वाई कैपिटल बताता है पीले रंग को, तो ये पीले रंग का यानी झुर्रीदार पीले रंग का बीज बनेगा इस केस में। कब, जब हम नर युग्मक स्मॉल आर और कैपिटल वाई लेंगे और मादा युग्मक स्मॉल आर कैपिटल वाई लेंगे, तो उस केस में जो संतति बनेगी या जो बीज बनेगा वो झुर्रीदार और पीले रंग का होगा। अगले केस में क्या होता है कि जब स्मॉल आर कैपिटल वाई का नर युग्मक लेंगे और स्मॉल आर कैपिटल वाई का मादा युग्मक, तो इसमें झुर्रीदार और पीले रंग का बीज मिलेगा। सेम आपको वही नियम रखने हैं। अगले केस में क्या होगा, जब दोनों स्मॉल आर वाई यानी
आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसमें क्या होगा, गोल और पीले रंग का बीज, क्योंकि कुछ तो लक्षण प्रभावी होंगे ना। पहले केस में इससे तुलना हो जाएगी ये, इस केस में इससे हो जाएगा गोल पीला गोल हरा, ठीक है। इस केस में झुर्रीदार पीले रंग का बीज और ये झुर्रीदार हरा। तो ये केस आपको शुद्ध वाला मिला, ये वाला और ये वाला, बाकी आपके क्या हो जाएंगे नॉर्मली, ठीक है। अब जरा अगर हम इनकी तुलना करें तो हमें तुलना करने में इनके बीच का अनुपात क्या मिलता है दोस्तों, इनके बीच का अनुपात हमें मिलता है 9 3 3 और 1, ये अनुपात मिला 9 3 3 1। अब दोस्तों जब इनके बीच द्विसंकर क्रॉस ये हो जाता है तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हमें मिल जाते हैं। इनमें आप देखिए अगर शुद्ध रूप से देखे जाएं तो हमें शुद्ध रूप से ये वाला मिलता है यानी गोल पीला, और इधर एक मिलता है जो इस चारों यानी कि सभी लक्षण इसके स्मॉल आर वाले होते हैं। लेकिन अब जरा अनुपात इसमें देखिए कि अनुपात किस प्रकार से मिलता है, यानी कि हमारे पास लक्षण कैसे हो गए, गोल पीले वाले बीज भी हमें मिले जो गोल भी थे और पीले थे, और गोल हरे रंग के बीज भी मिले कि जो पहले गोल और पीले कितने हो गए, गोल हरे कितने मिले, झुर्रीदार पीले भी कुछ मिले और झुर्रीदार हरे रंग के बीज भी मिलते हैं। लेकिन अब हम समझेंगे कैसे कितने, इनके बीच का अनुपात क्या होता है। इनके बीच का अनुपात दोस्तों आपको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझते आप इस सारणी को बस दिमाग से समझ लीजिए, याद हो जाएगा। आप इसमें देखेंगे तो गोल पीले कितने आए हैं, गोल पीले देखिए गिनती करिए 1 2 3 4, 4 ये हो गए, यानी 1 2 3 4 गोल पीले हो गए, 5 फिर ये 6 फिर ये हो गया 7 गोल पीला 8 और फिर ये इधर हो गया गोल पीला 9। आप देखिए यहाँ पे ये झुर्रीदार पीला है इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, यानी इसमें जो गोल और पीले के लक्षण कितने आ गए, यानी कि हमें 9 मिले, 9 ये हो गया। और इसके बाद क्या होता है, गोल हरे कितने मिलते हैं, गोल हरे की बात करते हैं, गोल हरा एक ये मिल गया है, ठीक है, इसमें हम बराबर लगा देना है, गोल हरा एक ये मिला, गोल हरा एक ये मिला है, और कहीं पे गोल हरा मिलता है, गोल हरा ये मिला, यानी कि जो बीज मिलते हैं वो गोल भी होंगे और हरे रंग के होंगे। कितने मिले, 1 2 3, तो चलिए यहाँ पे हम 3 ये लिख देते हैं। अनुपात यहाँ से निकल के आता है, बहुत से बच्चे रटते रहते हैं कहाँ से आया, तो वो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो 9 3 ये बन गया, ठीक है, गोल पीले का अनुपात 9, गोल हरे का 3। अभी बात करते हैं झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले बीज कितने मिले, झुर्रीदार पीले 1, झुर्रीदार पीला कितना हो गया 1, एक झुर्रीदार पीला ये हो गया 2, एक झुर्रीदार पीला ये हो गया 3, हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे भी झुर्रीदार पीलों का अनुपात भी 3 हो गया। अब बात करते हैं झुर्रीदार हरा, तो आप ये बताओ दोस्तों झुर्रीदार हरा केवल एक ही मिला ना, शुद्ध रूप से जो ये मिलता है तो केवल इकलौता एक मिला ये। इस प्रकार से हम ये कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझ लिया तो समझ लीजिए सब कुछ समझ लिया। यहाँ पे यही बात बोली जाती है कि जब इसमें हम द्विसंकर क्रॉस के बारे में समझते हैं तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या होता है, तो अनुपात होता है 9 3 3 1 का अनुपात होता है। टोटल 16 हमें 16 क्या होती हैं, ये प्रतिरूप मिलते हैं। 16 प्रतिरूप के मिलने के बाद क्या होता है, इनका अनुपात कितना हो गया 9 3 3 1। किस किन चीजों में अनुपात होता है, तो गोल और पीले रंग के बीज आते हैं 9, गोल हरे आते हैं 3, झुर्रीदार पीले आते हैं 3 और झुर्रीदार हरे की संख्या 1। तो इस तरीके से ये पूरा विस्तारित रूप में आपको मैंने समझा दिया। तो अब आप ये बताइए, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, आपका सिर्फ एक काम रहेगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि एग्जाम चाहे जब भी हो, एग्जाम तक में आपके दोस्त में जो आप नहीं भी समझे होंगे वो ताकि एग्जाम टाइम एक नजर में समझ लें। और आपसे रिक्वेस्ट फिर रही होगी कि अगर आप भी ना समझाया हो तो आपका कुछ समय और लगेगा, एक बार रिमाइंड करके पूरा वीडियो फिर से देख लीजिए। बाकी बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आपको एक लिख करके जरूर प्रैक्टिस करना, ये मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है। जब आप लिख करके इसको समझेंगे तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगी।